Hello everyone, welcome to Editorial Insights, where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials, and we discuss these from Monday to Friday at 10 a.m. So, जैसा कि आपको मैंने लास्ट सेशन में बताया था, इंडिपेंडेंस डे सेल लाइव है प्रैक्टिस मॉक की वेबसाइट पे। आप डिस्काउंट्स अवेल कर सकते हैं, अप टू 30% ऑफ आप डिफरेंट पैकेजेस पे परचेज कर सकते हैं। यू कैन लॉग इन टू आवर वेबसाइट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। जो आज का हमारा एडिटोरियल है वो है अ पार्शियल रेमेडी। रेमेडी इज़ अ सॉल्यूशन। सो अ पार्शियल रेमेडी यानी कि कुछ किसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, लेकिन वो पूरी तरह उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते, उसके कुछ पार्ट्स को ही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो पूरा सॉल्यूशन नहीं है। तो क्विकली आप इसको रीड कर लीजिए विदाउट द हेल्प ऑफ एनी डिक्शनरी, ताकि यू सो दैट यू थिंक अबाउट द वर्ड्स यू आर रीडिंग। आप खुद सोचेंगे इसका मीनिंग क्या होना चाहिए। ठीक है, इससे आपको एग्ज़ाम में जब आप नए वर्ड्स आप देखेंगे तो कई बार कॉन्टेक्स्ट से आप मीनिंग जो है वो उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो उस स्किल को डेवलप करने में हेल्प मिलेगी। फिर जब हम डिस्कस करेंगे तो हम सारे वर्ड्स के मीनिंग्स भी देखेंगे, और वीडियो के एंड में सारे जो वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं इंपॉर्टेंट, उनकी लिस्ट भी आपको मिल जाएगी। सो इसको क्विकली एक बार आप रीड कर लो। नेक्स्ट, नेक्स्ट। ओके, सो द इंडियन एक्सप्रेस का ये एडिटोरियल है। स्टार्ट करते हैं। द गवर्नमेंट्स डायरेक्टिव लास्ट वीक आस्किंग मेडिसिन मैन्युफैक्चरर्स टू अबाइड बाय WHO स्टैंडर्ड्स इज अ मच नीडेड मूव हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। जब नाउन की तरह यूज़ होता है दैट मीन्स एक स्टेप की बात हो रही है, और गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है। अच्छा, डायरेक्टिव होता है ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पर ऑर्डर की बात की गई है। गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है मेडिसिन मैन्युफैक्चरर्स को कि उन्हें जो WHO ने स्टैंडर्ड्स सेट किए हैं कि मेडिसिन को बनाते हुए क्या प्रोसीजर फॉलो होने चाहिए, तो उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। अबाइड बाय मीन्स टू स्टिक टू और टू फॉलो। तो उनको ऑर्डर दिया गया है कि जो WHO ने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं उन्हें सब मेडिसिन मैन्युफैक्चरर्स को फॉलो करना है। In less than a year, at least 3 serious adverse incidents have dented the country's reputation as a reliable source of inexpensive generics. तो अब एक साल से भी कम समय में पिछले क्या हुआ है, कम से कम 3 सीरियस एडवर्स इंसिडेंट्स हुए हैं, 3 ऐसे घटनाएं हुई हैं। और एडवर्स क्या होते हैं, नेगेटिव या कोई हार्मफुल कह सकते हैं, ऐसी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए हैं जिन्होंने इंडिया की रेपुटेशन को, इंडिया का जो इमेज है कि इंडिया को माना जाता है कि एक रिलायबल, डिपेंडेबल, जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, एक डिपेंडेबल सोर्स है। इनएक्सपेंसिव मतलब कि सस्ती दवाइयों का, जेनेरिक मेडिसिन का एक सोर्स है। उस रेपुटेशन पर एक डेंट पड़ा है। डेंट क्या होता है, जब एक व्हीकल में डेंट पड़ जाता है तो यानी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर इंडिया की रेपुटेशन पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। इट हैज़ हार्म्ड इंडियाज़ रेपुटेशन, क्योंकि जब इंडिया की मेडिसिन से किसी कंट्री में लोग नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं या डेथ्स होती हैं, तो फिर इंडिया की जो रेपुटेशन है कि अच्छी और अफोर्डेबल मेडिसिन इंडिया प्रोवाइड करता है, तो उस रेपुटेशन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। इन अक्टूबर 2022 मोर देन 60 चिल्ड्रन इन गैम्बिया डाइड आफ्टर किडनी कॉम्प्लिकेशंस। तो उन इंसिडेंट्स जिनकी अभी बात की है, तो एक एक करके हम उनको देखते हैं। 2022 में एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे 60 से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनकी जान गई थी ड्यू टू किडनी कॉम्प्लिकेशंस एलिजिडली कॉज बाय। एलिजिडली मतलब कि ये कहा जाता है, हमने ये वर्ड पहले भी डिस्कस किया है, विदाउट एविडेंस। अगर आप किसी को एक्यूज़ करते हो कि इसने ये किया है, तो ये कहा गया है कि इंडिया में जो मैन्युफैक्चर्ड कफ सिरप थी उसकी वजह से हुआ था, पर अभी तक एविडेंस नहीं है ऐसा। कॉज्ड बाय कफ सिरप्स मेड बाय द हरियाणा बेस्ड मेडन फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, लेस देन 3 मंथ्स लेटर, तो उस इंसिडेंट के 3 मंथ से भी नहीं गुजरे थे कि एक और इंसिडेंट हुआ जिसमें एक और कोल्ड मेडिसिन की बात हो रही है। मैन्युफैक्चर्ड बाय मेरियन बायोटेक इन नोएडा वॉज ब्लेम्ड फॉर द डेथ्स ऑफ 19 चिल्ड्रन इन उज़्बेकिस्तान। तो उज़्बेकिस्तान एक डिफरेंट कंट्री, पहले अफ्रीका में और उसके बाद एशिया में एक कंट्री में जहाँ पर 19 चिल्ड्रन की डेथ हुई। इन मार्च अथॉरिटीज़ इन कैमरून, तो एक और अफ्रीकन कंट्री, वहाँ पर अथॉरिटीज़ ने इनक्रिमिनेट किया अ बैच ऑफ कफ मेडिसिन को।
इंक्रिमिनेट जब किसी को किया जाता है, आप ये शो करते हो कि उसने कोई क्राइम किया है, तो वहाँ पर अथॉरिटीज़ ने ये कहा कि जो एक बैच है कफ सिरप्स का या मेडिसिन का, जो कि इंदौर बेस्ड एक कंपनी ने बनाया था, उनकी वजह से एटलीस्ट 12 फैटेलिटीज़ हुई. फैटेलिटीज़ इज डेथ्स. Okay, so the WHO has regularly flagged concerns about the quality of Indian generics and has found toxic content in 7 Indian-made cough syrups. तो अभी हमने 3 इंसिडेंट्स देखे जिनके बाद हुई, अलग अलग कंट्रीज़ में हुई, जहाँ पर डेथ्स हुई हैं. तो उसके बाद WHO ने भी रेगुलरली फ्लैग किया है. फ्लैग करना यानी कि किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना, कि आप कहीं कुछ गड़बड़ देखते हैं या कहीं किसी चीज़ में कमी होती है तो आप पॉइंट आउट करते हैं. तो उसके लिए वर्ब की तरह हम यूज़ करते हैं वर्ड फ्लैग करना. ठीक है, तो WHO ने ये चीज़ें पॉइंट आउट की हैं कि इंडियन जो जेनेरिक्स हैं उनमें कुछ केसेस में क्वालिटी अच्छी नहीं है, और उसमें कंसर्न्स, चिंता भी व्यक्त की है. एंड हैज फाउंड टॉक्सिक कंटेंट इन 7 इंडियन मेड कफ सिरप. तो 7 जो भी सैंपल्स टेस्ट किए गए होंगे, उनमें से 7 कफ सिरप्स में टॉक्सिक कंटेंट था. टॉक्सिक इज़ जो हार्मफुल जो कंटेंट था वो प्रेजेंट था. Surveys by Indian authorities have also revealed serious shortcomings in at least 160 pharma units. अब इंडियन अथॉरिटीज़ ने भी फिर इन्वेस्टिगेशन की, जब बाकी डिफरेंट कंट्रीज़ से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि जो इंडिया के मेडिसिन से इंडिया से जो आ रही हैं वो उनकी क्वालिटी में कुछ इश्यूज़ हैं. तो जब इंडियन अथॉरिटीज़ ने इन्वेस्टिगेशंस की, सर्वेज़ की, तो वहाँ उससे भी एक चीज़ पता चली, रिवील करना कोई चीज़ जो है सामने आई कि सीरियस शॉर्टकमिंग्स. क्या चीज़ें पता चली कि कुछ लिमिटेशंस या कहीं डिफेक्ट्स, शॉर्टकमिंग्स होती हैं, किसी चीज़ में कोई कमी है या फिर डिफेक्ट्स हैं, तो वो कमियां सामने आई किस चीज़ में, इन एटलीस्ट 160 फार्मा यूनिट, 160 फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज़ हैं या फैक्ट्रीज़ हैं, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ कमियां दिखी हैं. बट द कंट्रीज पॉलिसी मेकर्स हैव प्रीवेरिकेटेड एड्रेसिंग रेगुलेटरी लूप होल्स. ये स्टेप लिया गया है, लेकिन जो स्टेप लेना चाहिए था कि जो रेगुलेटरी लूप होल्स है, लूप होल्स किसी भी कानून के अंदर, अगर कानून बहुत अच्छे से बनाया जाए तो आप उससे अगर आपने गलती की तो बच नहीं सकते. लेकिन कई बार होता है कि कुछ एम्बिग्विटीज़ रह जाती है, कुछ अनसर्टेनिटीज़ रह जाती हैं रूल्स के अंदर, तो वहाँ उनको कहा जाता है लूप होल हैं, जिसका कोई भी फ़ायदा उठा सकते. तो अभी रेगुलेटरी जो सेटअप है, रेगुलेटरी मतलब कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को रेगुलेट करने वाली बॉडी है, जैसे कि बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए RBI है, इंश्योरेंस कंपनीज़ को रेगुलेट करने के लिए IRDAI है. ठीक है, ऐसे ही जो स्टॉक मार्केट में जो पार्टिसिपेट करते हैं, उन सबको कंट्रोल, सिक्योरिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए SEBI, SEBI है. तो ऐसे ही रेगुलेटरी जो बॉडीज़ हैं या रेगुलेटरी सेटअप है फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ का, वो उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं. ठीक है, तो दे हैव इंस्टेड रिजॉर्टेड टू पीसमील सॉल्यूशंस. तो उन्होंने जो रेगुलेटरी रूल्स हैं उसमें जो कमियां हैं उनको दूर करने की बजाय दे हैव इंस्टेड, उसकी जगह उन्होंने क्या किया, रिजॉर्टेड टू पीसमील सॉल्यूशंस. व्हेन वी रिजॉर्ट टू समथिंग, यानी कि हम उस सिचुएशन, कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन है और हम फिर एक डिसीजन ले लेते हैं कि ठीक है ये ले लिया बिना प्रॉपरली सोचे, या फिर हमारी मजबूरी होती है वो स्टेप लेने की. तो यहाँ पर उस स्टेप लेने की मजबूरी नहीं थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने दे हैव रिजॉर्टेड टू पीसमील सॉल्यूशंस, यानी कि कंप्लीट सॉल्यूशंस नहीं, कुछ पार्ट्स को ही एड्रेस किया जाए, पूरी प्रॉब्लम को एड्रेस ना करके आप सिर्फ कुछ पार्ट्स को एड्रेस करें. ठीक है, अभी ये प्रॉब्लम है तो अभी सिर्फ इसका एक पार्ट एड्रेस कर दें, बाद में जब कोई और प्रॉब्लम आएगी तो कोई और पार्ट एड्रेस करेंगे. तो कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं लिए गए. तो कैसे पीसमील सॉल्यूशन लिए गए, सच एज कैंसिलिंग द लाइसेंसेज ऑफ वायलेटर्स. तो जो कंपनीज रूल्स नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रही, उनके लाइसेंसेस कैंसिल कर दिए गए. तो ये एक पीसमील मेजर है. ये ओवरऑल जो सेटअप है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, कंपनीज़ का, उन्हें कैसे रेगुलेट किया जाता है उसको नहीं चेंज कर रहा. ठीक है, और डिनाइंग कॉम्प्लिसिटी एज इन द गाम्बिया केस. और एक और पीसमील मेजर क्या था कि जो गाम्बिया वाला केस था जिसमें एविडेंस नहीं था, तो वहाँ इंडियन अथॉरिटीज़ ने डिनाई किया कि हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं था उसके अंदर, कॉम्प्लिसिटी उन डेथ्स में
उस इंडियन जो ड्रग्स है उनका रोल नहीं था। तो कॉम्प्लिसिटी होता है इन्वॉल्वमेंट किसी भी क्राइम में या फिर किसी भी नेगेटिव या इमोरल एक्ट के अंदर। तो यहाँ पर डेथ्स की बात हो रही है तो उसमें कहा जा रहा है उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था इंडियन ड्रग्स का, ठीक है। सो एनफोर्सिंग द WHO's protocols should be the first step in an urgently needed regulatory overhaul of the फार्मा सेक्टर। अब हमें क्या ज़रूरत है, एक सजेशन दिया जा रहा है कि हमें WHO के जो प्रोटोकॉल्स हैं, व्हाट आर प्रोटोकॉल्स, हमने डिस्कस किया था कि को एक सिस्टम ऑफ रूल्स होता है किसी भी चीज़ को करने का। जैसे जब किसी कंट्री के लीडर जब जाते हैं किसी दूसरी कंट्री के ट्रिप पर जाते हैं, विजिट पर जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर एक प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स होता है कि उन्हें कौन रिसीव करेगा, ठीक है, कैसे क्या क्या वहाँ पर सेरेमनीज़ होंगे, तो वो सब प्रोटोकॉल्स होते हैं, एक सिस्टम ऑफ रूल्स। ऐसे ही जब WHO प्रोटोकॉल्स की हम बात कर रहे हैं तो फिर मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या रूल्स फॉलो होने चाहिए, ठीक है, उसके बाद पैकिंग में क्या रूल्स फॉलो होने चाहिए, ये सब चीज़ें। तो ये प्रोटोकॉल्स, ये सिस्टम ऑफ रूल्स जो है उन्हें एनफोर्स करना है, उन्हें एग्जीक्यूट करना है। तो ये पहला स्टेप होना चाहिए इन एन अर्जेंटली नीडेड रेगुलेटरी ओवरहॉल, क्योंकि हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो रेगुलेटरी सिस्टम है मेडिसिन का, जो फार्मा सेक्टर का है, उसको ओवरहॉल करने की, यानी कि उसको इम्प्रूव करने की, उसमें बड़े चेंजेस लाने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू हेल्थ मिनिस्ट्री डेटा, लेस देन 20% फार्मा यूनिट्स इन द कंट्री हैव WHO सर्टिफिकेशन। अगर हम हेल्थ मिनिस्ट्री के डेटा की बात करें, वहाँ से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, तो 20% से भी कम जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं उनके पास WHO का सर्टिफिकेशन है इंडिया में। Studies have shown that the major companies outsource their production to MSME outfits where quality is often compromised for cost। तो यहाँ पर फाइंडिंग्स कुछ दी गई हैं। क्या क्या फाइंडिंग्स हैं जो कि शो कर रही हैं कि ज़रूरत है ओवरहॉल करने की, इम्प्रूव करने की हमारे फार्मास्यूटिकल सेक्टर को। तो एक तो बहुत ही कम कंपनीज़ के पास WHO सर्टिफिकेशन है। दूसरी चीज़ कि जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो अक्सर आउटसोर्स कर देती हैं, वो खुद अपने मेडिसिन मैन्युफैक्चर नहीं करती, वो स्मॉलर कंपनीज़ को, MSME, मीडियम स्मॉल, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो स्मॉल कंपनीज होती हैं, उन्हें आउटफिट्स का, यहाँ पर आउटफिट तो एक ड्रेस भी होता है, ठीक है, लेकिन आउटफिट एक ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, टेरर आउटफिट, तो टेरर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और आउटफिट एक बिजनेस को भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर बिजनेस की बात हो रही है कि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उन्हें आउटसोर्स कर दिया जाता है। तो बड़ी कंपनीज खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती, वो स्मॉलर कंपनीज से मैन्युफैक्चर करवाती हैं, फिर उसके ऊपर अपना ब्रांड नेम लगाकर वो सेल करते हैं। सो और क्या होता है कि स्मॉलर कंपनीज में अक्सर वेयर क्वालिटी इज़ ऑफन, अक्सर क्या होता है क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, समझौता किया जाता है, जहाँ पर क्योंकि वहाँ पर कॉस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो वो कम खर्चा हो, अपना खर्चा कम करने के लिए कई बार वो क्वालिटी से भी समझौता कर देते हैं। सो पुअरली स्टाफ्ड एंड अंडर रिसोर्स स्टेट रेगुलेटरी बॉडीज़। अब एक और जो यही पूरे पैराग्राफ आप देखो कि जो जो चीज़ें सही नहीं हैं वो मेंशन की जा रही हैं, ठीक है। तो पुअरली स्टाफ्ड जो हमारे स्टेट रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, जो अभी पूरा जो ये रेगुलेटरी बॉडीज़ को चेंज करने की बात हो रही है, उनमें इम्प्रूवमेंट्स की बात हो रही है, तो वो बताया जा रहा है क्या कमी है। तो एक तो हमारी रेगुलेटरी बॉडीज़ पुअरली स्टाफ्ड हैं, बहुत कम, एक तो जितने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है वो नहीं है, उसके अलावा अंडर रिसोर्स है, जो रिसोर्सेज जो मनी उनको सैंक्शन होना चाहिए उतना नहीं है। तो स्टेट रेगुलेटरी बॉडीज़ फाइंड इट हार्ड टू डील विद वेज ऑफ दीज फर्म्स। तो स्टेट रेगुलेटरी बॉडीज़ इन जो ये प्रॉब्लम्स आ रही है इनको अच्छे से डील नहीं कर पा रही, क्योंकि उनके पास स्टाफ नहीं है, उनके पास फंडिंग नहीं है, ठीक है। हुज सप्लाई चेन्स रेगुलरली इन्वॉल्व फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स। तो ऐसी कंपनीज को वो डील नहीं कर पा रही जो कि अपने जो दवाइयाँ हैं वो सोर्स करते हैं फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स से। अब इसका मतलब क्या है? फ्लाई बाय नाइट मतलब आज है, कल हो ना हो पता नहीं, तो फ्लाई बाय नाइट रात को ही जो गायब हो जाए। तो यहाँ से आप थोड़ा सा ऐसे याद रख सकते हो, फ्लाई बाय नाइट जो रात को ही चला गया, गायब हो गया, यानी जिसके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो आज अभी कंपनी एस्टैब्लिश हुई है, हो सकता है कल वो उसका नामो निशान ही ना हो, अनरिलायबल, ठीक है, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो ऐसी कंपनीज से बहुत सारे जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं अपनी दवाइयाँ सोर्स करती हैं बेचने के लिए। इन्वेस्टिगेशंस इनटू द मेडन फार्मा केस, जो अभी हमने बात की थी, 3 केसेस मेंशन किए थे, तो उनमें से एक मेडन फार्मा का केस था।
फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, रिवील्ड, उसने हमें क्या नई इंफॉर्मेशन दी कि हरियाणा ड्रग मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट वॉज फंक्शनिंग विद लेस देन 40% ऑफ इट्स सैंक्शनड स्टाफ स्ट्रेंथ। तो जो हरियाणा के जो मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट है, जो ड्रग रेगुलेटरी बॉडी है, उसमें जो सैंक्शनड यानी कि जो ऑफिशियली अप्रूव्ड स्टाफ स्ट्रेंथ है, इतने एम्प्लॉयज़ होने चाहिए उस कंपनी में, उससे 40% से भी कम एम्प्लॉयज़ थे उस पर्टिकुलर रेगुलेटरी बॉडी के अंदर। तो ये जो अंडर पुअरली स्टाफ्ड ये जो कहा गया है, तो ये इससे शो होता है कि कितने जो है स्टाफ की शॉर्टेज है जो रेगुलेटरी बॉडीज़ है, स्टेट रेगुलेटरी बॉडीज़ खासकर उनमें। तो और क्या कि ड्रग इंस्पेक्टर्स आर ऑफन टास्क्ड विद एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। ड्रग इंस्पेक्टर्स का रोल क्या होना चाहिए, वो विज़िट करें कंपनीज़ को, जो मेडिसिन प्रोड्यूस हो रही हैं उन्हें इंस्पेक्ट करें, उनकी जांच करें कि वो सही स्टैंडर्ड्स वहाँ पे बन रही हैं या नहीं, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होनी चाहिए वो फॉलो हो रही हैं या नहीं, ठीक है, हाइजीन से लेकर अप्रोप्रिएट मशीनरी, जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं वो सब चीज़ें सही हैं या नहीं। तो उसकी जगह इंस्पेक्टर जो है, जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो इन्वॉल्व है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में। कैसा काम, वो अप्रूवल देने के लिए कि कैंसिलेशन या रिन्यूअल एंड इंस्पेक्शन ऑफ लाइसेंसेस, तो वो लाइसेंसिंग में ही इन्वॉल्व है क्योंकि स्टाफ की शॉर्टेज है और वो जाके ड्रग्स की जो क्वालिटी है उसको इंस्पेक्ट नहीं कर पा रहे, उसको मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं। स्क्रूटिनी ऑफ ड्रग्स फॉर सेफ्टी एंड एफिकेसी सफर्स एज रिजल्ट। तो इसी की वजह से, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में इन्वॉल्व है, तो वो स्क्रूटिनी इंस्पेक्शन नहीं कर पाते ड्रग्स की, और इसी वजह से ड्रग्स की सेफ्टी और कि क्या ड्रग्स सेफ़ हैं, क्या ड्रग्स इफ़ेक्टिव हैं, वो सब की जांच नहीं हो पाती। ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। द कंट्री हैज़ 29 स्टेट गवर्नमेंट रन एंड 2 सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबॉरेटरीज़। इतनी लेबॉरेटरीज़ हैं हमारी कंट्री में। बाय ऑल अकाउंट्स दिस इज़न्ट इनफ। बाय ऑल अकाउंट्स मतलब कि जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से ये काफ़ी नहीं है। बाय ऑल अकाउंट्स, जैसे अगर आप किसी से बात करते हो तो कोई पर्सन अपना ओपिनियन देता है, फिर आप दूसरे पर्सन से जाके बात करते हो, वो अपना ओपिनियन देता है, उसके लिए हम अकाउंट वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, हिज अकाउंट, ठीक है, कि जो इन्फॉर्मेशन उस पर्सन ने दी या जो स्टोरी उसने या जो इंसिडेंट उसने एक्सप्लेन किया, तो वहाँ से आया है कि बाय ऑल अकाउंट्स मतलब जितनी भी लोगों से आपने बात की और इन्फॉर्मेशन गैदर की, उसके बेसिस पे ये जो डेटा है, ये जो नंबर ऑफ ड्रग टेस्टिंग लेबॉरेटरीज है बहुत ही कम है। Experts have for long demanded a database on inspections and violations that alerts regulatory authorities। तो अब experts हमेशा से ये मांग करते आए हैं, क्या मांग की है उन्होंने, कि एक डेटाबेस होना चाहिए जो कि किस पे हो, इंस्पेक्शंस एंड वायलेशंस पे, कि कब इंस्पेक्शंस हो रही हैं, ठीक है, कौन से जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है जहाँ पे रूल्स नहीं फॉलो किए जा रहे। वायलेशन हम कब यूज़ करते हैं, वायलेशन वर्ड यूज़ होता है जब आप किसी कानून का पालन नहीं करते या किसी रूल को फॉलो नहीं करते, तो वहाँ पर हम कहते हैं कि आपने उस रूल को वायलेट कर दिया, उस लॉ को वायलेट कर दिया। तो अगर कंपनीज जो है रूल्स को वायलेट कर रही हैं, तो अगर कहीं भी ऐसा होता है तो उससे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के पास अलर्ट जाना चाहिए, उन्हें पता चल जाना चाहिए, ठीक है, कि किस कंपनी में जो है प्रॉपर प्रोसीजर्स फॉलो नहीं हो रहे। उसके अलावा हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को पता चल जाना चाहिए, डॉक्टर्स को पता चल जाना चाहिए, क्योंकि अगर पता चलता है कि इस पर्टिकुलर कंपनी की जो मेडिसिन हैं वो सेफ़ नहीं है, तो वो इन्फॉर्मेशन सबके पास होनी चाहिए, ताकि जो हॉस्पिटल्स हैं या फिर डॉक्टर्स हैं वो मेडिसिन रेकमेंड ना करें, ठीक है। तो ये अभी इस चीज़ की कमी है, या कहें कि ये सिस्टम अभी अवेलेबल नहीं है डेटाबेस, कि अगर कहीं कोई वायलेशन होता है तो वो इन्फॉर्मेशन अभी सब जो लोगों के पास नहीं पहुंच पाती। इनको हम स्टेक होल्डर भी कहते हैं, कि किसी भी सिचुएशन के अंदर किन सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, तो सब स्टेक होल्डर्स के पास इंफॉर्मेशन जो है वो राइट टाइम पर नहीं पहुंच पाती है। देयर इज़ फॉर एग्जांपल वेरी लिटिल इन्फॉर्मेशन इन द पब्लिक डोमेन अबाउट द प्रोसीजर्स फॉलोड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशंस कंडक्टेड इन द वेक ऑफ द रीसेंट कफ सिरप रिलेटेड डेथ्स। अब इसी पॉइंट को आगे बताया गया है कैसे, फॉर एग्जांपल इसी का एग्जांपल दिया गया है कि इस डेटाबेस की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि अभी जो हमने अभी पढ़ा, जो कफ सिरप रिलेटेड डेथ्स हुई थी डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो उसके बाद इंडिया में भी इन्वेस्टिगेशंस हुई, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स किसी को भी नहीं पता है। देयर इज़ वेरी लिटिल इन्फॉर्मेशन, बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन है पब्लिक डोमेन में, यानी हमारे पास
बहुत कम इन्फॉर्मेशन है कि क्या स्टेप्स लिए गए, कैसे इन्वेस्टिगेशन की गई। तो इसीलिए एक ऐसा डेटाबेस होना चाहिए जहाँ पे कोई भी वायलेशंस होते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या स्टेप्स लिए गए हैं, ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। एंड द प्रोसीजर्स फॉलो ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशंस कंडक्टेड इन द वेक ऑफ का मतलब जब हम यूज़ करते हैं ये फ्रेज़, जब जैसे कोई एक घटना हुई, ठीक है, और उसके बाद फिर कुछ और हुआ, तो हम कहते हैं कि ये वाली इवेंट इसके बाद हुई, सो दिस हैपेंड इन द वेक ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम बात करें कि रीसेंट कब सिरप रिलेटेड डेथ्स हुई थी, तो उसके इमीडिएटली बाद जो स्टेप्स लिए गए थे अथॉरिटीज़ के द्वारा, वो स्टेप्स हमें नहीं पता, ठीक है। तो इन द वेक ऑफ का मतलब होता है जस्ट किसी एक इवेंट के इमीडिएटली बाद जब दूसरी इवेंट होती है। तो सो द रेगुलेटरी सिस्टम मस्ट नाउ पुट इट्स हाउस इन ऑर्डर। तो इस ईडियम का मतलब क्या होता है, पुट वंस हाउस इन ऑर्डर, यानी पहले हम अपना खुद जो हमारे खुद के जो सिस्टम में, हमारे खुद के ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें पहले सॉल्व करें। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है कि रेगुलेटरी सिस्टम, तो पहले रेगुलेटरी सिस्टम को खुद अपना हाउस, यानी कि जो उनके रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, जो उनके प्रोसीजर्स हैं, उन्हें पहले ठीक करना होगा, ठीक है। एलिमिनेट ओपेसिटी, ट्रांसपेरेंसी होता है पारदर्शिता, ओपेसिटी इज़ उसका ठीक ऑपोजिट, ठीक है। तो एलिमिनेट ओपेसिटी की एलिमिनेट करना है ओपेसिटी को, यानी कि ट्रांसपेरेंसी लानी है कि क्या कैसे जो है वो लाइसेंसेस दिए जा रहे हैं, कैसे इन्वेस्टिगेशंस की जा रही हैं, अगर कोई लॉज वायलेट हो रहे हैं तो, ठीक है, क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं उसके बाद। तो ये इन सब में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो हमें ओपेसिटी को एलिमिनेट करना है और प्रोसीजर्स को, जो भी प्रोसीजर्स फॉलो किए जा रहे हैं, जो हमारे रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो फॉलो कर रही हैं, तो वो उन प्रोसीजर्स को हमें रोबस्ट बनाना है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट, हम कह सकते हैं कि हमने इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखे और इसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में सिर्फ आप डायरेक्ट क्वेश्चन ही आंसर करेंगे, ठीक है, कि गैम्बिया में कितने डेथ्स हुई थी, ठीक है, वो हो सकता है कि बहुत ईजी लेवल पे आए, लेकिन उसमें भी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होंगे। आपको पहले थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या आइडिया कन्वे किया जा रहा है पूरे पैसेज के अंदर, और फिर आप क्वेश्चंस को सही आंसर कर पाएंगे। अगर आप सिर्फ ये देखेंगे कि क्या डेटा गिवन है और उसके बेसिस पे ही आंसर करने हैं, तो कई बार गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि अगर हम पूरा नहीं पढ़ते तो हम कई बार मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं चीज़ों को। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप पहले अच्छे से इसको समझें क्या दिया हुआ है, और जैसा मैं कहता हूँ कि एक बार समराइज़ करना है कि यहाँ पर बैकग्राउंड दिया क्या हुआ था, कि गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं, गैम्बिया और बाकी कुछ कंट्रीज़ के अंदर कुछ इंसिडेंट्स हुए थे, उसी की वजह से ये स्टेप्स लिए गए थे, और जो है इंडिया की जो फिर जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसमें क्या क्या पाया गया। अब फिर जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी इस पैराग्राफ में मेंशन्ड है कि हेल्थ मिनिस्ट्री के डेटा के अकॉर्डिंग क्या इश्यूज़ थे, ठीक है, फिर क्यों जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं फार्मा सेक्टर की, वो सही स्टेप्स क्यों नहीं ले पाती, अंडर स्टाफ्ड हैं, और वो बाकी सब रीजंस, जो कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज क्या स्टेप्स लेती हैं, जैसे कि वो अनरिलायबल कंपनीज से सोर्स करती है अपनी मेडिसिन। तो ये सब चीज़ें मेंशन है कि क्या प्रॉब्लम्स है अभी जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में है वहाँ, ठीक है। और यही कि क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में इन्वॉल्व होते हैं जो रेगुलेटरी बॉडीज़ के ऑफिशियल्स है, तो वो फिर इंस्पेक्शंस नहीं कर पाते, और फिर उसके बाद फिर सजेशंस दिए कि क्या क्या होना चाहिए। तो एक डेटाबेस होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, ताकि जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो सब स्टेक होल्डर्स के पास हो। एंड उसके अलावा जो है रेगुलेटरी सिस्टम को और ज़्यादा, पहले रेगुलेटरी सिस्टम को ठीक करना है और जो ट्रांसपेरेंसी है वो लानी है, उसके अलावा फिर प्रोसीजर्स को और स्ट्रॉन्ग बनाए। तो यहाँ पर सारे सजेशंस हैं, इससे प्रीवियस पैराग्राफ में सारे जो इश्यूज़ हैं रेगुलेटरी बॉडीज, रेगुलेटरी सिस्टम में जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर का है, और उससे पहले सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ में जो सिचुएशन है वो डिस्क्राइब की हुई है। तो इस तरह जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सेस करना बहुत ईजी हो जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो टाइम भी कम लगता है और आप बेटर अटैम्प्ट कर पाते हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस थे आप उनको रेफ़र कर सकते हैं इस पैसेज में से, ठीक है। कुछ जैसे कि पीस मील थे, ये हमने फ़र्स्ट टाइम, प्री वेरिकेट ये हमने फ़र्स्ट टाइम कवर किया है, ठीक है। और
बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे कि फ्लैग्ड ये हम पहले कवर कर चुके हैं, रिलायबल बहुत इजी वर्ड हम पहले कवर कर चुके हैं, एडवर्स, अबाइड बाय, ठीक है, शॉर्ट कमिंग्स, तो ये सब इजी या हमने इजी इसलिए क्योंकि हमने कई बार कवर कर लिए हैं, ठीक है। कॉम्प्लिसिटी हमने कवर नहीं किया, तो हर बार इनको रीड करना है, वो धीरे धीरे करके आपको याद होने लग जाएंगे, और जो वर्ड्स बार बार रिपीट होंगे एडिटोरियल्स के अंदर, तो आपको जो अभी यूज़ किए जा रहे हैं वर्ड्स वो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, क्योंकि आपको पूरी वोकैबुलरी नहीं याद करनी, जो अभी फ़िलहाल यूज़ होते हैं, कंटेम्प्रेरी यूसेज में है, वो आपको अच्छे से समझने हैं। तो ये बाकी इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, ठीक है। और इंडिपेंडेंस डे सेल में अगर आप वीडियो कोर्सेज परचेज़ कर रहे हैं तो आप इंडिविजुअली भी परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप वीडियो कोर्सेज पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, जैसे कि क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश या फिर जनरल अवेयरनेस का, अगर आप वीडियो कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं इंडिविजुअली, तो आप उस पर भी 20% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। आपको कूपन कोड यूज़ करना है INT20 और आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। और बाकी जो मॉक टेस्ट हैं उन पर भी ऑफर्स अवेलेबल हैं, आप वेबसाइट में लॉगिन कर सकते हैं। सो आई होप you enjoyed this session. Please let us know in the comment section. Thank you.